हाउ इंडियाज़ अर्बन पुअर सीक रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो किताब है तारिक थचिल और एडम ऑरबाख ने मिलकर लिखी है। ये किताब इस स्टीरियोटाइप को, इस मान्यता को चुनौती देती है कि अर्बन स्लम को हम जो परंपरागत तरीके से जो पढ़े जाने के तरीके हैं उसे उस तरह से ना देखें। ज़्यादातर हमको क्या लगता है, जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे या बॉलीवुड देखेंगे तो आपको लगता है कि जो सत्य है या सीक्रेट गेम्स है तो वहाँ के जो बस्ती के जो नेता होते हैं वो बाहुबली आदमी होते हैं और ज़्यादातर लोग डर के मतलब दबाव से वो वहाँ पे उनको रहना पड़ता है। तो या तो कुछ वायलेंस वहाँ पे होता है उसके माध्यम से, या फिर जैसे हम कह रहे थे जात के आधार से, या फिर आपको कुछ पैसा शराब मिलता है। ये डिस्कोर्स में भी है और पॉपुलर सिनेमा भी यही कहता है कि जो भारतीय अर्बन स्लम्स हैं वे गुंडागर्दी के अड्डे हैं। वहाँ का नागरिक बड़ी आसानी से राजनीतिज्ञों के सामने सरेंडर कर देता है। उसकी जो राजनीतिक चॉइसेस हैं, विकल्प हैं, वे जाति धर्म जैसी चीज़ों के आधार पर वो निर्धारित होती हैं। जो जाति का असर है कि क्या ये उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है बस्ती के नेता के पद के लिए आपके जात का है कि नहीं, आपके धर्म के हैं कि नहीं, या फिर वो शिक्षित हैं कि नहीं। और ज़्यादातर आई थिंक लोग ये समझेंगे, हमने भी ये सोचा था कि लोग कहेंगे कि हमारा जो जात का आदमी है हम उनको पसंद करेंगे, बल्कि उसका जो असर था, थोड़ा असर था पर बहुत ज़्यादा असर था शिक्षा की। पर हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं कि ठीक है ये दबे हुए हैं, ये गरीब लोग हैं, ये अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए वो उनको हम एक दो वाक्य में हम उनको समझ सकते हैं कि ये वोट बैंक हैं और ये बिना सोच समझ के अपना वोट देते हैं। बस ये गलत है। दोस्तों, संवाद का ये एपिसोड एक ऐसे विषय पर केंद्रित है जिसको लेकर हमारे भीतर तमाम किस्म के स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। वह विषय है अर्बन स्लम। हमें लगता है, ये डिस्कोर्स में भी है और पॉपुलर सिनेमा भी यही कहता है कि जो भारतीय अर्बन स्लम्स हैं वे गुंडागर्दी के अड्डे हैं। वहाँ का नागरिक बड़ी आसानी से राजनीतिज्ञों के सामने सरेंडर कर देता है। उसकी जो राजनीतिक चॉइसेस हैं, विकल्प हैं, वे जाति धर्म जैसी चीज़ों के आधार पर वो निर्धारित होती हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी हाल ही किताब आई है, माइग्रेंट्स एंड मशीन पॉलिटिक्स, हाउ इंडियाज़ अर्बन पुअर सीक रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो किताब है तारिक थचिल और एडम ऑरबाख ने मिलकर लिखी है। ये किताब इस स्टीरियोटाइप को, इस मान्यता को चुनौती देती है कि अर्बन स्लम को हम जो परंपरागत तरीके से जो पढ़े जाने के तरीके हैं उसे उस तरह से न देखें। तारिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारिक, हम बताएं लोगों को ना पता हो तो, तारिक अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में इस समय पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। दिल्ली के पले बड़े हैं, भारतीय हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो आज हम हिंदी में ही संवाद करेंगे। तारिक, जो आप स्थापनाएं देते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप शुरुआत में ही कह देते हैं कि जो अर्बन स्लम के निवासी हैं वो ऐसा नहीं है कि हाशिए पर पड़े हुए हैं राजनीति के, बल्कि वे जो ग्लोबल लेवल की जो पूरी डेमोक्रेटिक शिफ्ट है, हम ये भारत की बात करेंगे, जी। वह उसको बहुत ही गहराई से निर्धारित करते हैं। जी, ऐसा आप किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, हमारा ये सोच है और हमारा जो शोध है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आशुतोष इस कॉन्वर्सेशन के लिए। पर हमारा ये सोच था किताब में कि जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो अर्बन स्लम्स हैं, जो शहर के जो कच्ची बस्तियां हैं, वो एक्चुअली हटे हुए हैं, मतलब लोकतंत्र के थोड़े बाहर हैं वो। या तो वहाँ पे लोग वोट करते ही नहीं हैं, या फिर अगर वो वोट करते भी हैं तो वो वोट बैंक बन के वोट देते हैं। ज़्यादातर जैसे आपने कहा था अपने परिचय में कि वो जाति के आधार पे या धार्मिक आधार पे वो अपने वोट देते हैं, या कोई आके उनको थोड़ा दारू शराब या कुछ मतलब भेंट देकर उनका वोट आसानी से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लोकतंत्र के लिए, या अगर उनका कुछ महत्व है वो ये है कि वो लोकतंत्र के बाहर या उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करते हैं, क्योंकि आसानी से आप उनके जो वोट हैं वो आप खरीद सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम, और ये सोच शोध के बिना हमने ये सोच बना के रखा है। तो हम तो शोधकार हैं, ये मान्यता बनी हुई है। हाँ, पर हम शोधकार हैं, तो हमने देखा कि ये जो हमारा सोच है, और केवल सोच नहीं है, जैसे आपने कहा हमारे जो फिल्म्स भी हैं, जो पत्रकार हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं,
सभी माध्यम से अगर हम कच्ची बस्तियों के बारे में सुनते हैं तो यही हमारा ये चित्र बन के हम वो हमारे मन में बनाते हैं। और हमने कहा था कि ये किस आधार पे, मतलब सबूत क्या है कि ये जो पिक्चर जो बना है ये सही है। और हमने जहाँ तक देखा, हमने कहा कि यहाँ पे कुछ असली गहरी तरह से शोध हमने नहीं की है। तो इसीलिए हमने इस किताब में 2 शहरों में, जयपुर और भोपाल में जाके जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ जाके उस शोध से हमने कुछ खोजें निकाले हैं। और वहाँ एक हमारा आई थिंक जो मेन फाइंडिंग है ये है कि वहाँ पे जो स्लम्स की आबादी है वो ना तो वोट बैंक है, ना तो वो सिर्फ जात के आधार पे वोट देते हैं, बल्कि वो एक्चुअली बहुत डेमोक्रेटिक हैं। और उनके जो जो जिस आधार पे वो पार्टिसिपेट करते हैं राजनीति बहुत ही में, लोकतांत्रिक वो है बहुत लोकतांत्रिक है। और उस पर हम थोड़ा बात कर सकते हैं कि हम ये क्यों सोचते हैं। और इसीलिए जो अगर हम शहर के बारे में अगर सोचें, और पूरी दुनिया शहर की तरफ बदल रही है, मतलब हमारे देश में भी अर्बनाइजेशन हो रही है, पूरे एशिया में, अफ्रीका में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर शिफ्ट हो रहे हैं, और शहर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट आबादी कच्ची बस्तियों में रहती हैं। और इसीलिए हम सोचते हैं कि जो भविष्य की जो लोकतंत्र होगी वो शहर में होगी, और बस्तियों जो कच्ची बस्तियों के लोग हैं वो इसमें बहुत प्रमुख उनका रोल होगा। मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊंगा जी। जो अपन वहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे थे जी। अमूमन माना जाता है कि जो गरीब आबादी है उसे आप शराब से, जी, हाँ, थोड़ा राशि देकर इस तरह से फुसला सकते हैं। जी, और शिक्षा तो लगभग है ही नहीं किसी कैंडिडेट के निर्धारण में। बिल्कुल। हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से खड़े हुए थे, जी, जी, मनमोहन सिंह हार गए थे। आप बताते हैं कि जब भोपाल और जयपुर का उदाहरण देकर कि जब इन बस्तियों में आंतरिक स्तर पर जब चुनाव होते हैं, कैंडिडेट्स को चुना जाता है, तो जाति और धर्म के बजाय शिक्षा, यानी कि जो कैंडिडेट की जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि अगर 8वीं है तो उसे अधिक चुना जाएगा, जो संभावना अधिक होगी। जी। और अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको चुनने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी। इस तरह ये जो आपकी ये शोध है ये आपने कब की, ये बताएं, क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टिंग मान्यता को चुनौती देती है। बिल्कुल। तो ये शोध हमने लगभग 2013 में शुरू की थी, और ये कंप्लीट हुई थी 2019 में। तो लगभग दोनों शहरों में, हाँ, इन दोनों शहर में। तो हमने मतलब लगभग 6-7 साल के हमने हमारी जमीनी शोध थी। आपने, हाँ, और इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सोचा था, जो आप कह रहे थे, तो पहले हमने क्या किया था कि कच्ची बस्तियों का जो यहाँ पे दोनों शहरों में, जयपुर और भोपाल में, हमने पूरा लिस्ट बना के रखा कि कितने हैं यहाँ पे कच्ची बस्तियाँ। पहले हम इस बात से शुरू करते हैं, क्योंकि जो शहर के लिस्ट होते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हमने पूरी मैपिंग की थी कि दोनों जयपुर और भोपाल में कितने बस्तियाँ हैं। फिर उसके आधार पे हमने सैंपल निकाली, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमने चयन की वहाँ से, और वो सर्वेक्षण के बाद हमने वहाँ पे सर्वे भी किए, और हमने जाके अपने फील्ड इंटरव्यूज़ भी वहाँ पे किए। और उसके आधार पे हमारे एक सबसे बड़ी खोज थी कि जो आप कह रहे थे कि यहाँ की जो राजनीति, बस्ती के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, हमने देखा कि यहाँ पे जो बस्ती के नेता होते हैं, ज़्यादातर हमको क्या लगता है, जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे या बॉलीवुड देखेंगे तो आपको लगता है कि जो सत्य है या सीक्रेट गेम्स है, तो वहाँ के जो बस्ती के जो नेता होते हैं वो बाहुबली आदमी होते हैं, और ज़्यादातर लोग डर के मतलब दबाव से वो वहाँ पे उनको रहना पड़ता है, और जो भी वो बाहुबली कहता है वो करते हैं। या फिर रिलीजन और मनी का मिक्स होता है दोनों। हाँ, तो या तो कुछ वायलेंस वहाँ पे होता है उसके माध्यम से, या फिर जैसे हम कह रहे थे जात के आधार से, या फिर आपको कुछ पैसा शराब मिलता है। और हमने जो देखा कि इन बस्तियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम बस्तियों में ऐसा होता है। ज़्यादातर जो बस्ती के नेता होते हैं वो चुने जाते हैं, जो बस्ती में जो रहते हैं वो लोग मिलकर या तो बैठक में, या फिर वो अपने चुनाव वहाँ पे होल्ड करते हैं। मतलब वो ये ऑफिशियल कोई चुनाव नहीं है, ये अपन बस्ती की जो आंतरिक समितियां बन रही हैं उनकी बात करते हैं। बिल्कुल। और वो उसके माध्यम से वहाँ पे चुनाव होती हैं। एक्चुअली एक बस्ती में हम गए थे, वहाँ पे उन्होंने चुनाव की थी, लोगों को वहाँ पे पेपर बैलेट्स भी मिले, उसके माध्यम से उन्होंने वोट भी दिए। 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे, वहाँ पे एक मॉडल कोड भी लिखा गया था कि कौन यहाँ पे खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार, कौन नहीं हो सकते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि ज़्यादा जो भारत के लोग हैं वो जानते नहीं कि बस्तियों में ये सब हो रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि हर एक बस्ती में बहुत तेज़ कंपटीशन है नेता बनने के लिए। तो हमारे सैंपल में लगभग 110 बस्तियां हैं, और आम तौर पे
5 और 9 के बीच में लोग बस्ती नेता हैं हर एक बस्ती में, और उनके बीच में कंपटीशन रहती है कि प्रमुख नेता कौन बनेगा। ये यहाँ बस्ती पर का आंतरिक समिति होती है, उसके चुनाव है ये उनके ये चुनाव स्पष्ट करना है। चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये विधायक या पार्षद के चुनाव विधायक नहीं पार्षद ऑफिशियल चुनाव है, ये नहीं है, बस्तियों की आंतरिक समितियां और हैं। इसीलिए वो लोग उनके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल चुनाव नहीं है। आप बस्ती के अंदर रहकर ही करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे चुनाव होते भी हैं। और कभी कभी चुनाव ऐसे मतलब चुनाव जैसे माध्यम और बैलेट्स के साथ, कभी कभी मतलब वहाँ पे सामाजिक बैठक होते हैं। पर यहाँ से क्या निकलता है कि यहाँ पे 6-7 ऐसे लोग होते हैं जो नेता के पद पे चुने जाते हैं, और फिर उनके बीच में भी कंपटीशन होते हैं कि सबसे प्रमुख कौन यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा। और यहाँ पे विकास समिति बना जाते हैं बस्तियों में, जो कि वो रजिस्टर करते हैं अपने नगर निगम के साथ कि ये हम कोली बस्ती विकास समिति हमने यहाँ पे स्थापित की है, हमारा ये अध्यक्ष है, ये सचिव है, ये उपाध्यक्ष है। ये सब बस्ती नेता खुद करते, मतलब बस्ती के लोग खुद मिलकर करते हैं। तो ये है एक बात। फिर दूसरी बात जो आपका प्रश्न था कि इन चुनावों फिर अगर बस्ती के नेता चुने जाते हैं, ये बाहुबली नहीं है बल्कि लोग उनको चुनते हैं, तो वो किस आधार पे ये चयन होता है। और उसका हमारा शोध एक था कि हमने बस्ती के जो निवासी हैं उनका सर्वे करके 2000 लोगों को से ज़्यादा हमने जाके जो सर्वे किए, आदमी महिला दोनों की सर्वे, दोनों शहरों में 1000 भोपाल में, 1000 जयपुर में, और वहाँ पे हमारे सैंपल में आदमी महिला दोनों थे। और हमने उनसे पूछा कि आपके अगर बस्ती में नेता बनेंगे तो आप किस आधार पे उनको बनाएंगे। और बहुत सारे मतलब तकनीकी रूप से हमने प्रश्न पूछे, वो उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें। पर हमारा मेन मुख्य खोज ये था कि जो जाति का असर है, कि क्या ये उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है बस्ती के नेता के पद के लिए आपके जात का है कि नहीं, आपके धर्म के हैं कि नहीं, या फिर वो शिक्षित हैं कि नहीं। और ज़्यादातर आई थिंक लोग ये समझेंगे, हमने भी ये सोचा था कि लोग कहेंगे कि हमारा जो जात का आदमी है हम उनको पसंद करेंगे, बल्कि उसका जो असर था, थोड़ा असर था पर बहुत ज़्यादा असर था शिक्षा की। जैसे आपने कहा था, अगर कोई कॉलेज ग्रेजुएट है, जो कि बस्ती में है लोग, लगभग 10% लोग हमारे सैंपल में कॉलेज ग्रेजुएट थे जो बस्ती में रहते हैं, या 8वीं पास है, जो कि लगभग 1/3 के लोग हैं जो 8वीं पास है बस्ती में, उनको हम पसंद करेंगे। और उसका जो असर है वो ज़्यादा है, 2 गुना या 3 गुना है जो जात का जो इफेक्ट है। तो ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल उल्टा है जो हमारा पॉपुलर सोच है और जो बस्ती के जो सच निकल रहा है। तो ये एक बात हमको आपने ये भी लिखा है कि वहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में 10% उससे अधिक स्त्रियां चुनी जाती हैं नेता के बतौर, और ये डमी स्त्रियां नहीं हैं, डमी कैंडिडेट नहीं है जो पंचायत में हम खबर सुनते रहते हैं। जी। और ये हमको भी मतलब जब, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली काफ़ी मुश्किल चीज़ थी हमारे सर्वे में, कि हम बस्ती के नेता का सर्वे करना चाहते थे, पर बस्ती के नेता को तो कोई लिस्ट है नहीं, और हम जानना चाहते थे कि ये है कौन, असल में कौन बनता है बस्ती के नेता। तो हमने 110 जो स्लम्स में हमने जो वहाँ के निवासी का सर्वे किया था, हमने उनसे ही पूछा कि आपके बस्ती के नेता कौन कौन हैं। उस सैंपल से हमारा बस्ती का नेता का सैंपल बना। हमको 900 नाम दिए गए, और 900 नाम मतलब हर एक बस्ती में लगभग 9 लोग थे जो बस्ती के नेता माने जाते थे। उन 900 लोगों का फिर हमने सर्वे किया, लगभग हमको 630 लोगों का सर्वे हमने किया था। उन 630 लोगों में से लगभग 10%, एक्चुअली 12% महिलाएं थीं। तो ये इसीलिए मुझे मतलब एक्चुअली काफ़ी दिलचस्प हमारा खोज था, क्योंकि यहाँ तो कोई आरक्षण है नहीं, ये तो सब बस्ती के नेता के लिए कोई आरक्षण है नहीं, ये तो इनफॉर्मल पोस्ट है। तो जो महिला नेता हैं वो मतलब असली नेता हैं, वो कोई प्रॉक्सी या अपने पति के या अपने फादर के लिए वो वहाँ पे पद पे वहाँ खड़े नहीं हैं। और वो कैसे नेता बनते हैं ये भी अच्छी यहाँ पे कहानी है, क्योंकि वो ज़्यादातर महिला जो नेता बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि वो जो दूसरी महिलाएं हैं अपने गलियों में और अपने पड़ोस के जो अपने बस्ती में, वो उनको इकट्ठा करके नगर निगम पहुंच के वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि आप हमें या तो सीवर लाइन दीजिए या फिर स्ट्रीट लाइट दीजिए वगैरह। और वो प्रोटेस्ट के माध्यम से उनका नाम बन जाता है बस्तियों में। और फिर जब वो इस्टेब्लिश होते हैं, स्थापित होते हैं कि ये नेता हैं, और या वो अध्यक्ष बनते हैं अपने विकास समिति के, तो फिर आदमी लोग भी उनके पास आते हैं। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जो अर्बन स्लम के, भारतीय अर्बन स्लम के रेजिडेंट्स हैं जी, वो सिटी की पॉलिटिक्स यानी कि शहर की राजनीति है
उसके अनलाइकली प्रोटैगनिस्ट हैं। जी मतलब लोगों को पता नहीं है कि वो उसके एक प्रमुख किरदार हैं, जी, जी। नायक हैं, महानायक हैं, लेकिन हैं। जी क्योंकि जो पॉपुलर अकाउंट है वो बताता है कि निवासी हैं, वे वंचित हैं, शोषित हैं, दीनहीन हैं, लेकिन आप बार बार कहते हैं कि वे जो पॉलिटिकल एलीट है उसके प्यादे नहीं हैं, बिल्कुल। उसके मोहरे नहीं हैं, बिल्कुल। वे कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। तो तारिक, मेरा प्रश्न ये है कि ये आपने इन दोनों शहरों पर जो विस्तृत काम किया उसके आधार पर आपका ये आकलन है, कंक्लूजन है, क्या हम इसे पूरे भारत पर ले सकते हैं? ये इस तो बात को मैं अगर इसके दो जवाब देना चाहूँगा। पहले जवाब कि मैं ये क्यों सोचता हूँ कि इन दोनों शहर में ये क्यों सोचता हूँ, और यहाँ इसके पीछे आई थिंक दो बिंदुएं हैं। एक कि जो बस्ती के लोग हैं जयपुर और भोपाल में, वो वोट बहुत करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में लगभग 90% लोग हर एक चुनाव में वोट करते हैं। उनका टर्नआउट रेट्स 90% से इन अधिक स्लम्स हैं। के, अर्बन स्लम्स। पर जहाँ तक हमारे आंकड़ों के हिसाब से जो इंडिया के जो शहर के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 50 या 55% टर्नआउट हैं उनके बीच। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लम्स के लोग हैं वो एक्चुअली शहरी चुनाव में सबसे ज़्यादा वो भाग लेते हैं, और पार्टियों को भी ये पता है। तो वो घनी आबादी भी है स्लम में, और वो बहुत सारे लोग वहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग मतदाता के रूप में वो वोट देते हैं, और सबके पास वोटर आईडी कार्ड है। तो इसीलिए वो उनकी गिनती भी ज़्यादा है, मतलब उनका जो असर होता है वोटर के रूप में वो भी है। दूसरा है कि वो खुद जो बस्ती के नेता बन जाते हैं वो सिर्फ बस्ती के नेता नहीं रहते हैं। उनके काफ़ी सारे लोग जो बस्ती के नेता, पहले वो उनकी शुरुआत शायद होती है बस्ती में, पर वो सब चाहते हैं कि वो राजनीति में आगे बढ़ें। और हमने देखा, हमने जो 630 जो बस्ती के नेता का सर्वे किया, हमको पता चला कि एक्चुअली उनमें से काफ़ी लोग शहर के, मतलब बस्ती के बाहर राजनीतिक दलों में पदाधिकारी बन जाते हैं, और उनको काफ़ी ऊंची पद मिलते हैं, जैसे ज़िला अध्यक्ष या शहरी अध्यक्ष भाजपा के या कांग्रेस में। कच्ची बस्ती के लोग जो बस्ती के नेता हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो जो कॉर्पोरेटर के चुनाव, वो काउंसलर भी, पार्षद बन जाते हैं। तो ये दो किस्म के असर हो जाते हैं कि जो हम कहते हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट हैं। मैं बस कहना चाहता हूँ कि वो एक तो वोटर के हिसाब से वो प्रोटैगनिस्ट हैं, और दूसरी चीज़ कि वो खुद ही राजनीतिक दल ज्वाइन करके फिर वो नेता बन जाते हैं शहर के। तो ये दो जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि ये पूरे भारत पर कहाँ लागू होता है क्या? तो ये हमारे पास जो सिस्टमैटिक जो हमने यहाँ पे हमारे पास जो सबूत है किताब में, वो दूसरे शहरों के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि जैसे हमने डिस्क्राइब किया ये बस्तियों पे काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि सब डेटा आपको खुद कलेक्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास इसके लिए मतलब 10 साल लगे इन दो शहरों को समझने में। पर जहाँ तक हमने दूसरे शहर में जाके बस्तियों में चेक किया है, दिल्ली में भी हम पुणे भी गए हैं, अहमदाबाद भी गए हैं, रायपुर भी गए हैं, लखनऊ भी गए हैं, और वहाँ जहाँ तक हमने देखा है कि एक दो चीज़ हैं जो काफ़ी जो हमने देखा है वो उन शहरों में भी होता है कि विकास समिति सारे शहर में बनते हैं। जहाँ तक हमने देखा है जो हर एक शहर में बस्ती के नेता बन जाते हैं, और जो बस्ती के नेता होते हैं वो राजनीतिक दल ये चयन नहीं कर सकते हैं कि आप, जैसे आप मेरे भतीजे हो, आप बस्ती के नेता बन जाएंगे। ठीक है, बस्ती के अंदर के लोग ही उनको चयन करते हैं कि कौन बस्ती के नेता बनते हैं। तो एटलीस्ट जो हमने सिस्टम देखा है जयपुर और भोपाल में, हम जहाँ तक हमने दूसरे शहर में जाके विजिट किया है, हमने देखा कि वहाँ के बस्तियों में भी यही स्थिति है। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस आधार पे चुने जाते हैं और क्या वो शिक्षित नेता ज़्यादा चुने जाते हैं वगैरह, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये डेटा है नहीं, तो मैं कह नहीं पाऊँगा। एक बात और बताएं कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो उनकी आंतरिक चुनाव प्रक्रिया है, जी, लोकल लेवल की समिति के जो नेता चुने जाते हैं, जी, वहां आपके अनुसार शिक्षा का अधिक महत्व है जी, बनिस्बत जाति और धर्म के। लेकिन जब हम ऊपर वाले चुनाव की ओर बढ़ते हैं, जैसे विधायक या सांसद, तब भी क्या ये इन बस्तियों से यही प्रेफरेंशियल पैटर्न निकलता है या बदल जाता है? नहीं, वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा प्रश्न है। तो जहाँ पर हमने देखा कि जो बस्ती के नेता हैं, पहली बात, जो बस्ती के नेता जो उम्मीदवार हैं बस्ती के नेता के पद के लिए, वो सारे प्रवासी लोग हैं, वो खुद ही माइग्रेंट्स हैं। प्रवासी लोग जो बस्ती में रहते हैं, वो उनके पास ना तो धन है, ना फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वो डायनास्टिक फैमिली से आते नहीं हैं। ज़्यादातर वो पहले फर्स्ट जनरेशन हैं अपने परिवार में जो राजनीति में एंट्री हुई है उनकी। तो
वो किस आधार पे वो क्या दे सकते हैं लोगों को। अगर बस्ती के लोग सोच रहे हैं कि मैं इनको प्रेफर करूंगा कि इनको, तो उनका मतलब है कि कौन हमारा काम करवा सकता है, और सबसे ज़्यादा काम क्या करवाएंगे। अगर हमारे कुछ याचिका हैं बस्ती के लिए, अगर यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हमारी याचिका हैं, तो कौन लिखेगा हमारे लिए। अगर हमको हम जानना चाहेंगे कि हमारे लिए क्या स्कीम्स चालू हैं यहाँ पे, सरकार से कोई आइडिया अगर हमको मिल रहा है तो हम उसको कैसे, उसके लिए तो हम इसमें कैसे एजुकेशन, पढ़ा लिखा तो व्यक्ति मदद आपको करेगा। शिक्षित होने का यहाँ पे आवश्यकता होगा, है ना। अगर आप यहाँ पे अगर काबिल नेता बनना चाहेंगे तो आपको लिखना पढ़ने का काम तो हर एक दिन आपको करना पड़ेगा। पर जब हम ऊंचे स्तर के चुनाव पर जाते हैं, जो विधायक का चुनाव है या उससे आगे सांसद का है, तो पहली बात है कि अब बस्ती का जो असर है वो घट जाता है, क्योंकि एक म्यूनिसिपल जो हमारा वार्ड है उसके अंदर जो बस्ती है उसकी आबादी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे आप चुनाव हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। पर जब हम सांसद के क्षेत्र में जाएंगे, वो तो क्षेत्र बहुत बड़ा बन जाता है, और जब हम विधायक का जो क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो बस्ती की आबादी है उसका महत्व थोड़ा घट जाता है। दूसरी बात है कि अब उस स्तर पर कैंडिडेट बनना, हम सबको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है। पार्टी को आपको कुछ पैसा भी देना पड़ता है, या आपको अपना कैंपेन खुद चलाना पड़ता है, और आपके पास कुछ कनेक्शंस होने चाहिए, और ये बस्ती के नेता के पास नहीं है। तो हमने देखा है कि वो शहर तक उनका हो सकता है, आप पार्षद बन सकते हैं और आप जैसे शहर अध्यक्ष तक आप बन सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बन सकते हैं। और जो बस्ती के जो लोग हैं उनको पता है कि देखो ये बड़े चुनाव में हमारा ऐसे डायरेक्ट संपर्क तो नहीं रहता है कैंडिडेट्स के साथ, तो हम उसी चीज़ें पे जाते हैं, पार्टी वगैरह। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया जिसकी अपन बात कर रहे हैं जी, उसकी जड़ें जो एकदम स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी हैं, जैसे जैसे वो चुनाव थोड़ा ऊपर आता जाता है, हाँ, तो फिर बहुत सारे और बिंदुएं आ जाती हैं, वो कमजोर होता जाता है जी। और लोकतंत्र की जड़ें वहीं से धीरे धीरे करके सांसद तक पहुंचने की स्थिति में काफी कमजोर हो जाती हैं। जी, आप ये आपका जी। और हमने किताब में ये कहा भी है कि एक्चुअली एटलीस्ट जहां तक हमने देखा है, जो बस्ती के नेता के चुनाव है वो असल में सबसे मेरिटोक्रेटिक चुनाव है, क्योंकि इनके पास ना तो धन है, ना कोई कनेक्शंस हैं, ना वो किसी के रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ जीतते हैं अपनी काबिलियत से। और ये हम किसी और स्तर के चुनाव के बारे में ऐसे क्लियरली नहीं कह सकते हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है, देखिए तारिक, के जो सबसे बेसिक चुनाव है जी, वो आपके शोध के अनुसार कहीं अधिक निष्पक्ष है, स्पष्ट है और शिक्षा पर आधारित है जी। लेकिन जैसे जैसे हम लोकतंत्र के पायदान, कथित पायदान चढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे लोकतंत्र हमारा विकृत होता जाता है। और ये हम देख भी सकते हैं, आंकड़े में भी देख सकते हैं, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं कि ठीक है, शायद लोग ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है हम बस्ती के नेता जो शिक्षित आदमी हैं उनको पसंद करेंगे, पर लोग ऐसे बस बोल रहे हैं। पर इसीलिए हमने जाके देख लिए कि असल में कौन बनता है बस्ती के नेता। और हमने देखा कि जो सैंपल है बस्ती के नेता हैं वो किस आधार पे बन जाते हैं, वो आम जो बस्ती में रहते हैं उनके बीच में अंतर क्या है। और सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो ज़्यादा शिक्षित हैं। ये नहीं कि वो उनके पास ज़्यादा पैसा है, नहीं, और ये नहीं कि उनके पास कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस है। सबसे बड़ा फ़र्क है कि कौन बस्ती का नेता बनता है, जिसके पास शिक्षा है। तो लोग जो बोल रहे हैं वो हमारे दूसरे आंकड़े कहते हैं कि ये सच भी है। मैं एक विषय पे और आना चाहूँगा, अर्बनाइजेशन, जिसे हम शहरीकरण कहते हैं। जी। आप बताते हैं कि शहरीकरण है, दरअसल उसमें अर्बन स्लम्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है। जी। जिसे हम कहते हैं शहर का विस्तार हो रहा है, वो दरअसल शहर का कम, स्लम्स का विस्तार बहुत अधिक होता है। और इन स्लम्स में आके रहते हैं वे माइग्रेंट लेबरर्स जो कि दूर दराज के राज्यों से आए हैं, जैसे दिल्ली में या भोपाल में, अहमदाबाद में। वो उस राज्य के अन्य राज्यों की पेरिफेरी गांव से उठकर आते हैं। जी। और एक और बड़ी अच्छी तुलना आप बताते हैं, हालांकि पुराने शोध हैं, कि जब पश्चिम में अर्बनाइजेशन हो रहा था तो गांव के लोग आते थे शहरों में, तो वो अच्छी फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। वहां उनको तमाम किस्म की सुविधाएं होती थी। लेकिन जब भारत में अर्बनाइजेशन हुआ है पिछले 40-50 साल से, तो पूरी तरह से वो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जरिए फैला है, और उसी लिए ये स्लम्स जो हैं, अर्बन स्लम्स, उनकी संख्या फलती फूलती गई है। तो इस विडंबना आपको थोड़ा समझाएं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि जो पश्चिम क्षेत्र में जब अर्बनाइजेशन हुई, पश्चिम में, वेस्ट में, भारत के पश्चिम क्षेत्र नहीं, जो ये जब यूरोप में खास करके हुई थी, तो फिर दो चीजें थी। पहले की जो अर्बनाइजेशन हुई थी वो पूरी लोकतंत्र होने के पहले हुई थी। मतलब पहले लोग शहर में सेटल हुए थे और फिर ही
वहाँ पे उसके बाद डेमोक्रेसी और फिर ये, लोकतंत्र हाँ। वहाँ पे स्थापित हुई थी। भारत में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है ना। पहले तो जब हमारे लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो 80% लोग गांव में रहते थे, और अभी हम अर्बनाइज हम अब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ थी कि जैसे आप कह रहे थे, वेस्ट में जब अर्बनाइजेशन हुआ था तो फिर लोग ज़्यादातर अपने खेतों को छोड़ के फैक्ट्री में जाके उनके काम, वहाँ पे उनकी नौकरी लगती थी और उनको घरें भी मिलते थे, मतलब मकान जो फैक्ट्री वाले जो उनको नौकरी दे रहे थे वहाँ पे उनको पब्लिक हाउसिंग भी वहाँ पे मिलता था, जो कि भारत में नहीं है जो कहीं भी। तो दोनों चीज़ आपको, ज़मीन और मकान भी मिला और नौकरी, पक्की नौकरी। और भारत में दोनों चीज़ आपको नहीं मिलेगा। आपको ना तो आपके पास ना तो पट्टा होगी, अपने बस्ती में तो वो किसी के पास पट्टा नहीं है, और दूसरी बात आपकी जो मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, आपको काम मिलेगा। कभी कभी आप ये काम करेंगे, या दो, ज़्यादातर लोग जो हमारे सैंपल में है वो या तो मजदूरी का काम करते हैं या घर के अंदर काम करते हैं, जैसे आपको पता है। तो कोई फिक्स्ड ऐसे सैलरी काम नहीं है। 1% लोग से कम है हमारे सैंपल में जिनके पास कोई पक्की नौकरी थी। तो अगर हम स्लम्स में रहने वाले स्लम्स में रहने वाले, तो और ऐसे ही स्लम्स बनते हैं। अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, या आपके जो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, और एम्प्लॉयर के द्वारा आपको कुछ मकान नहीं दिया जाएगा शहर में, तो आप कहाँ कहाँ पर रहेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहेंगे। और तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये इनफॉर्मेलिटी हम कहते हैं कि आपके पास ना पट्टा है, ना आपके पास कोई फिक्स नौकरी है, उसके वजह से आपको स्लम्स में रहना पड़ता है, और उसी माध्यम से फिर बस्तियां बन जाती हैं। और फिर उन बस्तियों में क्या क्या होता है, और ख़ास करके वो संघर्ष कैसे करते हैं कि जो कुछ भी बस्तियों में आते हैं, जहाँ पे हमने देखा जो बस्तियों के पास स्ट्रीट लाइट है, सुअर लाइन है, उनके पास कुछ भी अगर मिले, कुछ भी सुविधा मिले, तो ये संघर्ष करके उनको मिला, या राजनीति के माध्यम से ही उनको मिला कि हम इकट्ठा होकर नेता के अंडर हम जाके पार्टियों के पास जाएंगे कि अगर आप हमें ये सुविधाएं नहीं देंगे तो फिर हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे। तो ये कुछ अब आई थिंक डिफरेंट बात हो चुकी है। जो वेस्ट में हुआ उनको ये सब कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली ये मिल रहा था। मुझे याद है, आप बात कर रहे थे अपन अभी, तो जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका पढ़ने गए थे, मेडिसिन में थे, हाँ तो सेमेस्टर के ब्रेक के बीच में जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे, जी वो छोटे मोटे काम किया करते थे। उन्होंने तमाम काम किए, जिसमें से अंगूर के बागान में भी उन्होंने काम किया। तो उनको वहां भी रहने की जगह मिलती थी। और मेरे ख्याल से ये 100 साल पहले की बात है। भारत में आज भी असंभव है कैसे होगा कि किसी बड़े शहर में या अगर आप बागान से अंगूर चुन रहे हैं, जैम की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको जगह मिलेगी। जी बिल्कुल। और वैसे तो हमको पता है कि बहुत सारे प्रवासी लोग हैं हमारे शहर में जो कि बस्तियों में भी नहीं रह पाते हैं, जो फुटपाथ में सोते हैं, या जिनको हम सर्कुलर प्रवासी लोग कहलाते हैं, तो जो गांव में रहते हैं और फिर 3-4 महीने के लिए शहर में आते हैं, तो उनकी स्थिति तो और भी ख़राब है। तो जो बस्तियों में रहते हैं वो सेटल्ड प्रवासी लोग हैं, मतलब वो पूरे शिफ्ट हुए हैं, फैमिली भी शिफ्ट हो चुकी है शहर में, पर फिर भी उनके पास बहुत, मतलब किसी भी, हमारे सैंपल में किसी के पास पट्टा नहीं था। तो वो सब हर दिन उनका ये यहाँ पे थ्रेट रहता है कि शायद हमको निकाला जाएगा शहर से या इस बस्ती से। तो ऐसी स्थिति में जब इस हमारे भारतीय अर्बन पुअर के पास, माइग्रेंट के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, जी आप कैसे कह सकते हैं कि इस सब के बावजूद उसके पास बहुत अधिक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एजेंसी है? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। और हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो बस्ती के लोग हैं उनके पास इतना ताकत है कि जो कुछ भी वो चाहें वो उनको मिले लोकतंत्र के द्वारा, क्योंकि उनको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि पट्टा, उनको अभी भी नहीं मिल रहा है। पर हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं कि ठीक है, ये दबे हुए हैं, ये गरीब लोग हैं, ये अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए वो उनको हम 1-2 वाक्य में हम उनको समझ सकते हैं कि ये वोट बैंक हैं और ये बिना सोच समझ के अपना वोट देते हैं। बस ये गलत है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि उनको सब सुविधाएं मिलती हैं, पर खास करके क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ नहीं है और वो बिल्कुल असुरक्षित हैं, उनको पता नहीं है कि कल उनकी बस्ती शायद क्लियर होगी, इविक्शन का नोटिस आएगा, तो इसीलिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ता है और वो राजनीति में इतना एक्टिव रहते हैं। मैं एक अगर उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जो सारे बस्ती के नेता होते हैं, वो उन्होंने हमको दिखाया कि वो सब अपने जितने भी उन्होंने याचिका
फाइल किए हैं वो सब की कॉपीज़ रखते हैं। अगर कोई इविक्शन नोटिस आता है तो वो उसका सामना करते हैं, वो कोर्ट केस फाइल करते हैं, उसके सारे कागजात जो हैं उनके कॉपीज़ रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, और वो एक्चुअली लोगों को दिखाते हैं। जैसे जब वो लोग को रिक्रूट करना चाहते हैं कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, तो ये सारे फोल्डर लेके घूमते हैं गलियों में कि देखियो मैंने 10 साल के लिए या 5 साल के लिए इतना सब कुछ काम किया है, और काम का सबूत क्या है? ये सारे कागज, लिखित के कागजात हैं, जो मेरा परिश्रम का जो कागजात है वो आप देखिए। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये भी सच है, ये मतलब हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बस्तियों में अच्छा मतलब जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, पर हम ये बस ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत मेहनत हो रही है, और जो कुछ भी उनको मिला है वो राजनीति और लोकतंत्र के द्वारा के माध्यम से ही मिला है। तारिक, मैं एक दो चीज़ और है बस मेरे पास। जी। पहले तो आप बताएं कि भारतीय सिनेमा का क्या योगदान है स्लम की छवि गढ़ने में। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई भारत ना आए, उसने सिर्फ हिंदी सिनेमा देखा हो, जी, उसके लिए धारावी भारत का रिप्रेजेंटेटिव, जी, प्रतिनिधि स्लम है। जी। तो आप धारावी को किस तरह देखते हैं, और उस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है जो शायद पिछले 70-80 साल से चला आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें जैसे सत्या का एक फिल्म है, या फिर अंग्रेजी में स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसको वो अकेडमी अवार्ड भी उनको मिला था। तो इन फिल्मों की जो मतलब पहले जो आप कह रहे थे वो ज़्यादातर धारवी को देख करके जो धारवी में हो रहा है, या जो वो समझते हैं कि धारवी में हो रहा है, उसको लेकर के मतलब प्रस्तुत करते हैं कि ये है बस्तियों का स्लम मतलब हमारे लिए जो धारवी में है वो शायद पूरे हिंदुस्तान का सच है, बहुत लोगों के लिए। पर जो धारवी है वो बहुत अनयूजुअल स्लम है। जो मामूली स्लम होते हैं, जो मामूली कच्ची बस्ती है भारत में, वो, और जैसे कि जयपुर और भोपाल का अगर मैं उदाहरण लूँ, तो हमारे सैंपल में जो आम बस्ती है उसकी आबादी लगभग 5,000 लोग की है। अब धारवी का जो आबादी है वो तो लाखों में है ना। तो धारवी जैसे बस्ती बहुत कम है भारत में, 1 या 2 ऐसे बस्तियां होंगी शायद दिल्ली में और एक संगम विहार आप कह सकते हैं। तो संगम विहार भी बिल्कुल। तो पर जो ज़्यादातर जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं शहर में, पहले तो हमारे शहर ज़्यादातर हमारे 8,000 शहर हैं, और सबसे सिर्फ 10 ऐसे शहर हैं जिसमें हमारे पास मतलब मेट्रोपॉलिटन जो शहर हम कह सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो शहर हैं वो जयपुर, भोपाल या उनसे भी छोटे शहर जैसे हैं, और वहाँ पे जो बस्ती है वो बहुत छोटे होते हैं। तो धारवी का जो पिक्चर, दूसरी बात है कि जो बस्तियाँ हैं जयपुर और भोपाल में, वो पिछली 25-30 साल में ही स्थापित हुए थे, और जो धारवी जैसा स्लम है वो तो बहुत पुराना स्लम है। तो इसमें से क्या होता है कि धारवी, मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि उसको एक स्लम माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि वो बहुत, वहाँ पे जो राजनीति है वो भी बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है, और वहाँ पे बहुत से ऐसे धंधे भी चलते हैं। तो वहाँ पे जो बाहुबली का जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो गया है। पर लोग समझते हैं क्योंकि धारवी में बाहुबली का प्रभाव ज़्यादा है, इसका अर्थ ये है कि ये हर जगह है। और ये हमने बहुत बारीक तरह से देखा, क्योंकि हमने सोचा कि लोग सोचेंगे कि यही स्थिति है, और हमने बार बार देखा, और लोग खुले कहते थे कि अगर कोई नेता हमारे लिए काम नहीं करेंगे हम उनको निकालेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज थे। तो अब सोचिए, अब ये जैसे गणेश गायटोंडे जो सीक्रेट गेम्स का जो प्रोटैगनिस्ट है, उनको तो कोई ऐसे निकाल नहीं सकता था ना। तो हम सोचते हैं कि गायटोंडे जैसे ज़्यादा लोग होते हैं, पर एक्चुअली ये बहुत कम लोग होते हैं। और धारवी पर हमने इतने ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा प्रभाव और एम्फेसिस दे करके एक्चुअली हमको एक गलत छवि निकला है बस्तियों की। तारिक, एक अंतिम प्रश्न है कि आप स्लम की ओर काम करने, अगर किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप इस विषय पर काम करें? तो मैंने अपनी पहली किताब को ख़त्म करके मैं 2013 में भारत आया था 1 साल के लिए शोध करने के लिए, और हम सोच रहे थे कि हमारा नया शोध किस विषय पे होना चाहिए। और जैसे आपने कहा, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में जन्म हुआ था, और उस टाइम मैं सोच रहा था कि जो शहरी विकास है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ गति से हो रही है। तो हमको समझना चाहिए कि यहाँ शहरी विकास पे हमको ज़्यादा ध्यान और शोध करनी चाहिए। तो पहले एक्चुअली मैंने शुरू किया था देखने जो प्रवासी लोगों पे, जो सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे लेबर चौक पे काम करते हैं। तो दिल्ली के लेबर चौक्स पे मैंने एक स्टडी की थी, और वहाँ पे मैं देख रहा था कि ये जो यूपी और बिहार के जो मज़दूर लोग आते हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं शहर में, और उनके एक दूसरे के बीच में क्या संबंध वो क्या रखते हैं, और पार्टियों के बीच में क्या होता है। पर वहाँ पर मैंने देखा था कि जो सर्कुलेट करते हैं, जो प्रवासी लोग होते हैं, वो ज़्यादातर अपने वोट
और जो उनके राजनीतिक जीवन होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं होती है। और क्योंकि मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ता हूँ, मैंने सोचा कि मैं इस शहरी आबादी पे शायद काम नहीं करूँगा और मैं स्लम्स पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि स्लम्स में लोग ज़्यादातर शहरी चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए मैं स्लम्स पे आया और वहाँ पर ही मैंने एडम आउरबैग, जो मेरे साथ जिन्होंने ये काम किया था, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी पीएचडी इसी विषय पे किया था जयपुर और भोपाल में। तो उनकी डिसर्टेशन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलो हम शायद एक साथ काम कर सकते हैं। उस टाइम में तो जूम नहीं था, तो स्काइप पे हमारी बात हुई और उससे फिर हमने आगे शोध करने का सोचा और फिर अहमदाबाद और भोपाल को चुना आपने? हाँ, Sorry, जयपुर और भोपाल को हमने चुना, क्योंकि ऑलरेडी एडम ने वहाँ पे थोड़ी सी मैपिंग की थी कि यहाँ पे बस्तियाँ कहाँ हैं, तो हमने वहाँ से शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक। आप देख सकते हैं कि इस एपिसोड में हमने कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा करी जो लगभग अलक्षित रही आती हैं, हमारी निगाह से दूर रही आती हैं। हमें उम्मीद है कि आप को विचार करने की काफ़ी सामग्री मिली होगी कि हम आखिर भारत में अपने स्लम्स को, खासकर अर्बन स्लम्स को किस तरह से देखें। और सबसे बड़ी बात, हम ये भी देखें कि भारत का जो शहरीकरण हुआ है वो दरअसल भारत के स्लम्स का, अर्बन स्लम्स का विस्तार है बहुत हद तक। और ये वो स्लम्स हैं जहाँ के नागरिकों के पास बुनियादी सेवाएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि तारिक बार बार कहते हैं, वे अब बहुत ही ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।